बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 16 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ खबर आपके सामने रखते हैं। नून लीग की मौजूदा हुकूमत, नून लीग के मौजूदा वज़ीर आज़म और इनके चोटी के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने लिखकर, जी हाँ, लिखकर कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया है और जनरल फैज़ हमीद को सच्चा करार दे दिया है। जी हाँ, ये आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आपको हैरानी हो रही होगी सुनते हुए कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। नून लीग की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म और इनके चोटी के 3-4 लोगों ने ये लिख कर दे दिया है कि 2017 से लेके 2024 तक, आज के दिन तक, नवाज शरीफ और उनकी बेटी बार बार झूठ बोल रहे थे। और जो वो मुझे क्यों निकाला में कहते थे कि मुझे जनरल फैज़ हमीद ने निकाला, मेरे खिलाफ तमाम साजिश उन्होंने की थी। आज नून लीग ने ऑफिशियली लिखकर एक बाकायदा, मैं ये कहूँगा कि ऑफिशियल फोरम के ऊपर ये बयान दे दिया है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने सब कुछ खुद किया था। आपको पूरी तफसील इस चीज़ की बताता हूँ, लेकिन साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि नून लीग के ये जो बड़े बड़े जुगादरी हैं, इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी तड़न तख्ता कर दिया है, मतलब कि उनको भी झूठा करार दे दिया है अपने इस बयान में। ये सारी खबर क्या है, इसका पहले आपको बैकग्राउंड बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि आज क्या हुआ है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि यह हैरत अंगेज़ खबर है और असल में ये दोनों भाई कर क्या रहे हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और शहबाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं? दोनों भाइयों के दरमियान में मसाइल हैं, इसीलिए ईद इकट्ठे नहीं पढ़ते, कहीं इकट्ठे नज़र नहीं आते, या ये मिलकर दोबारा हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये मामला है क्या, ये आपके सामने रखता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत 2017 में ख़त्म हुई तो इन्होंने एक पूरे पाकिस्तान के अंदर टूर किया जिसमें ये पूछते फिरते थे कि मुझे क्यों निकाला। उस तमाम बात का एक अहम ऑर्गन यही था कि मुझे जनरल फैज़ हमीद ने निकाला, जो उस वक्त के आपको पता है कि डीजीसी थे। मुझे आईएसआई ने निकाला, मुझे फ़ौज ने निकाला और ये ओपनली उनके ख़िलाफ़ ये सारी बात करते थे। इस बात को 4 चांद लगे जब 2017 में फैज़ाबाद धरना हुआ, याद कीजिए। उस टाइम गालिबन शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ के जाने के बाद, जब नवाज शरीफ नाअहल हो गए थे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के उस ज़माने में जो टीएलपी ने धरना किया था फैज़ाबाद में, जिसमें मशहूर ज़माना धरने के अंदर आपको उसका, जब आप उसका एंड सीन आपको याद होगा, उसमें जनरल जंजुआ थे जिन्होंने वहाँ पर पैसे बांटे थे मिलिट्री की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, और टीएलपी के लोगों को वहाँ से मुंतशिर किया था। उससे पहले टीएलपी के लोग पूरे पंजाब को क्रॉस करते हुए, जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, पूरे पंजाब को क्रॉस करते हुए टीएलपी बगैर किसी रुकावट के फैज़ाबाद पहुँच गई थी। फैज़ाबाद आकर उन्होंने धरना किया था और वहाँ पर फिर जब इन्होंने उसके ऊपर ऑपरेशन किया था, फायरिंग की थी उनको उठाने के लिए, तो वहाँ कुछ हलाकतें भी हो गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने एक मुआहदा किया था और उस मुआहदे के ऊपर फ़ौजी अफसरान के दस्तखत भी थे, उस मुआहदे के ऊपर हुकूमती लोगों के दस्तखत भी थे। कहा गया कि ये जनरल फैज़ ने सारा कुछ करवाया है। अब जब मैं कहता हूँ सारा कुछ करवाया तो उसका क्या मतलब है? नून लीग बयानिया ये बना रही थी कि ये जो टीएलपी का पूरा धरना है, ये पहले हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाया गया। मीन आईएसआई ने, जनरल फैज़ ने टीएलपी को कहा कि आप ये लेके आएँ सारे का सारा मार्च, वो लेकर आए। उनको फिर कामयाबी के साथ इस्लामाबाद में फैज़ाबाद तक पहुंचाया गया और फिर उनको वहां पर बिल्कुल मुनज़्ज़म करके हुकूमत पर प्रेशर डाला गया कि हुकूमत गिर जाए, और फिर ज़बरदस्ती हुकूमत का और उनका मुआहदा कराया ताकि पब्लिक में हुकूमत की जगसाई हो, हुकूमत की रिट कमज़ोर हो जाए। और इस मुआहदे को करवाने, इस पूरी साजिश को करवाने के पीछे जनरल फैज़ हमीद थे। ये मैं नहीं कह रहा, सुनिए नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं।
आपको और जनरल फैज ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के असासे जायदाद जब्त करनी है, जरूर कीजिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। नवाज शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। पीडीएम तुमसे वोट को इज्जत दिलाकर रहेगी इंशाअल्लाह। गुजरांवाला वालों, मौलाना फजल रहमान वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। बिलावल जरदारी भुट्टो वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। महमूद खान अजहरी वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। साजिद मीर, डॉक्टर मालिक, जहां से जमालदीनी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। मियां इफ्तिखार, अवैस दुरानी, अहमद। आपने सुन लिया कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त क्या कहते थे, बल्कि आज तक क्या कहते हैं। वो यही कहते रहे कि ये 2017 का जो धरना था ये आईएसआई ने करवाया था, जनरल फैज ने करवाया था जो उस वक्त के डीजीसी थे, और हमें कमज़ोर करने के लिए करवाया था। अब यही नहीं, जब जस्टिस काजी फायज ईसा उस टाइम सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने ये केस के ऊपर फैसला दिया था और इसमें उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर एजेंसीज को इन्वॉल्व कर दिया था। कहा था कि ये जो धरना है ये आईएसआई ने करवाया और बादियो नज़र में सारा काम इसमें आईएसआई का ही है और उन्होंने पैसे बांटे। बड़ा सख्त फैसला उन्होंने एजेंसीज के खिलाफ दिया था। अच्छा, उस वक्त से लेके आज के दिन तक जो नून लीग है वो यही कहती है कि काजी साहब का बिल्कुल फैसला दुरुस्त था, ये सब कुछ एजेंसीज ने किया था। जब जर्नलिस्ट इनको प्राइवेसी में मिलते हैं, मीन अलग मिलते हैं घरों में किसी और जगह पे, ऑफ द रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, उसमें भी वो यही कहते हैं। नवाज शरीफ भी यही कहते रहे, मैंने आपको सुनवा दिया, उनकी बेटी भी यही कहती रही। पूरा बयानिया ही मुझे क्यों निकाला और हमें एजेंसियों ने निकाला और जनरल फैज़ हमीद हमारा दुश्मन है और सब कुछ इसने किया था और काजी फायज ईसा साहब का फैसला, ये सब कुछ इकट्ठा करें तो आपको नज़र आता है कि एक तरफ नून लीग का बयानिया ये है कि ये जो हमारी हुकूमतें गिराई गई, हमें कमज़ोर किया गया, इसमें आईएसआई और जनरल फैज़ हमारे बहुत बड़े दुश्मन थे। अब दूसरी तरफ अब से चंद दिन पहले एक मायानाज रिपोर्टर है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं उनकी रिपोर्टिंग का और उनका जो तरीका है रिपोर्टिंग का उसका, फ़ाहद शहबाज उनका नाम है, पहले दुनिया टीवी के साथ थे, आजकल पब्लिक न्यूज़ के साथ हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, सुना करें उन्हें जब भी आपको मौका मिले। उन्होंने पिछले दिनों एक खबर ब्रेक की कि जब मरियम साहबा नैब की कस्टडी में थी, याद होगा चंद महीने जो ये गिरफ्तार रही ओवरऑल, उसमें जब नैब की कस्टडी में थी तो ये फ़ाहद शहबाज साहब कह रहे हैं कि उन तक जो मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत इनके पास अंदर थी, गुड़िया बाजी के पास, और या बाजी लुई वुइटन कह लें उन्हें क्योंकि उनके पास उन्हीं के बैग्स होते हैं, तो वो बाजी जो अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की उन्हें जो सहूलत थी वो जनरल फैज़ ने फ्राहम की थी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये फ़ाहद शहबाज कह रहे हैं। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं कि इस बात की रेमिफिकेशन क्या है, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये तो था बयानिया पूरे का पूरा। बात है काजी फायज ईसा साहब की तरफ, उन्होंने भी यही बयानिया बनाया कि ये सब कुछ एजेंसीज ने किया है, और वो नाम जाहिर है उस तरह खुल के नहीं लेते थे, लेकिन उनका भी पूरे का पूरा फोकस जो था वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर था, जो पहले डीजीसी थे, बाद में हमारी हुकूमत के वक्त में वो डीजी आईएसआई बने। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन्होंने कैसे झूठा करार दे दिया। आपको याद होगा कि जैसे ही चीफ जस्टिस बने काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने जंबील से वो पुराना केस निकाल लिया। क्यों निकाला? मेरे ख्याल में एक तो फैज़ हमीद जो है, फैज़ हमीद को टारगेट करना चाहते थे जस्टिस काजी फायज ईसा, उसके साथ साथ वो चाहते ये थे कि इस टाइम नून लीग जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ देगी और मैं जो हूँ एजेंसियों की ठुकाई करूँगा, जो उनका पुराना ख्वाब होगा, क्योंकि उनके ख्याल में उनके वो जो सारी बाहर अपार्टमेंट और सारी जो दौलत वौलत थी उनकी बेगम के नाम जो डिक्लेयर्ड नहीं थी या छुपाई गई थी मुबैना तौर पर, वो सब कुछ जो है वो एजेंसियों ने करवाया था। तो उन्होंने दोबारा फैज़ाबाद का वो 2017 का धरना उठा लिया, और यही नहीं, उसमें खामखा पीटीआई को भी रगड़ा लगाते रहे, बकौल नवाज शरीफ के भी पहले और अब बकौल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के भी। वो भी इसमें तहरीक इंसाफ, इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, ये एक अकठ शो करते थे, कहते थे कि इन्होंने प्लानिंग करके ये सब कुछ करवाया है। और काजी साहब तो चलते चलते 2014 वाले धरने को भी बीच में ठोक जाते थे क्योंकि उनको कोई और काम नहीं मिलता था। पर आज हमारे सामने जो काजी साहब का बनाया हुआ कमीशन था, जी हाँ,
किसी और का नहीं। काजी साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद ये केस उठाया और एक कमीशन बनाया कि पता करके बताया जाए कि जो फैज़ाबाद का 2017 का धरना था 2017 का, उसमें कि एजेंसियों का क्या किरदार था। क्या वाकई वो धरना एजेंसियों ने करवाया था? क्या वो बाद में मुंतशिर एजेंसियों ने करवाया था? क्या डील एजेंसियों ने करवाई थी? क्या ये उनका कहना था कि डील करें? क्या धरना लेके आने का उनका काम था? ये सारी चीज़ें उसके TORs में रखी। अब मैं आपको नाम बताता हूं जिन्होंने धबड़दूस किया है। ये डॉक्टर शाहिद का ये तकिया कलाम है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को धबड़दूस किया है वो कौन कौन है? उनमें वो कह रहे हैं ड्यूरिंग इंक्वायरी मिस्टर शाहिद का खान अब्बासी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान दिया। अब कह देंगे कि जी वो इस टाइम वो तो डिसेंडेंट है, नून लीग से थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो डिफरेंट किस्म के बयान दे रहे हैं, तो गिल साहब वो तो कहेंगे ही नवाज शरीफ के खिलाफ। अब ज़रा रुकिए, आगे देखिए। मिस्टर एहसन इकबाल, जी हाँ, जो इनके हकीम हैं मिस्टर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी बयान दिया है। वो बाद में आपको बताते हैं क्या दिया है। मिस्टर जाहिद हामिद जो इनके उस वक्त के वजीर थे और आज भी नवाज शरीफ के करीब हैं। मियाँ शहबाज शरीफ, जी हाँ, नाम सुना सुना लग रहा होगा, नवाज शरीफ का अपना सगा छोटा भाई जो इस टाइम वजीर आज़म है। मियाँ आफ्ताब सुल्तान उस वक्त के IB के चीफ थे। उनसे कमीशन ने एक स्पेसिफिक सवाल किया। जी हाँ, ये फॉर्मल होता है। जब आप कमीशन में बयान देते हैं ना, तो ऐसे ही है जैसे आप स्टाम्प पेपर पर लिखकर बयान दे रहे हैं, मीने सरकारी बयान होता है, इससे आप मुकर नहीं सकते बाद में। जो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक एक सवाल किया, अलेज्ड रोल ऑफ एजेंसीज इन फैसिलिटेटिंग द मार्च, कि जो ये मार्च था इसकी फैसिलिटेशन जो थी, जो नून लीग कह रही थी इतने सालों से, ये करवाया ही ISI ने। उस पर सवाल किया कि क्या फैसिलिटेट एजेंसीज ने, मीन जनरल फैज हमीद ने जो DGC थे जिन पर ये इल्ज़ाम लगाते थे, उन्होंने किया। दे ऑल डिनाइड द रोल ऑफ एनी ऑर्गन और पर्सन। उन्होंने ना ही इदारा, ISI को एज इदारा, ना ही किसी बंदे को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। और उन्होंने कहा कि किसी को, कोई हमारे सामने स्टेट का ऐसा इदारा या शख्स नहीं था जो इसके अंदर इंडल्ज हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात 22 नवंबर 2017 की जो मीटिंग हेल्ड हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के शाहिद खाकान अब्बासी, उसमें भी DGC उस वक्त के जो फैज़ हमीद थे, उनको उन्होंने डायरेक्शन दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी थी कि आप TLP की निगोसिएशन में अपना किरदार अदा करें और आपको ये मैं जिम्मेदारी देता हूं। ये वजीर आज़म ने खुद कहा था। तो मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, इन ए स्टेटमेंट आल्सो कंफर्म्ड दैट नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग और फैसिलिटेटिंग फैज़ाबाद धरना। और उन्होंने कैटेगोरिकली जनरल फैज़ को जो है वो इसमें बरियो जुमा करार दिया और ये कहा कि ये जिम्मेदारी मैंने खुद दी थी। और यही बयान मैंने आपको बताया कि एहसन इकबाल साहब ने, यही बयान शहबाज शरीफ ने, यही बयान जो इनके जाहिद हामिद ने, इन लोगों ने ये लिखकर, इन लोगों ने कमीशन के सामने ऑफिशियली ये बयान दिया है। अब आता हूं इसके ऊपर कुछ तजिए के ऊपर क्विकली, मैं क्योंकि लंबी हो गई बात, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके समझने के लिए। आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, एक भाई इतनी देर से, इतने सालों से, कुछ तकरीबन 7 सालों से बयानियां बना रहा था, मुझे क्यों निकाला ये सब कुछ एजेंसीज ने। और अब जो दूसरा भाई है वो प्राइम मिनिस्टर होके को कमज़ोर होता फिर भी समझ आती। और फिर सर्विंग जो अब इस टाइम जनरल आसिम मुनीर हैं या इस टाइम के DG ISI हैं, उन पर बयान नहीं दे रहा, जनरल फैज़ हमीद पर। और सबको पता है कि वो इस टाइम रांदा दरगाह हैं, जो मिलिट्री की करंट लीडरशिप है वो उनको ओन तो नहीं करती उस तरह से। उनको तो अपने भाई को पिछले दिनों गिरफ्तार किया हुआ था और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन हालात में भी इन्होंने ओन किया है कि कहीं पर उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। और उसके साथ साथ याद कीजिए वो खबर जो सुहेल वड़ाइच साहब ने दी थी और फिर शहबाज शरीफ ने खुद भी टेलीविज़न पर मानी थी कि 2018 में, 17-18 में जनरल बाजवा के साथ मुलाकातों में, और जाहिर है उसमें जनरल फैज़ भी शामिल होंगे, हमने कैबिनेट तक, अपनी जो कैबिनेट के नाम तक फाइनल कर दिए थे। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सुहेल वड़ाइच साहब ने ब्रेक की थी खबर, बाद में शहबाज शरीफ साहब ने कंफर्म की थी कि 2018 में हमने नाम तक कंफर्म कर लिए थे, मीन टैली कर लिए थे कि इसको वजीर बनाना, इसको, मीन नून की हुकूमत आ रही थी, ये मामले इनके जनरल बाजवा के साथ तय थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, और क्योंकि अब एक नया बयानिया भी आपके सामने ये दोनों भाई बिल्ड कर रहे हैं। वो बयानिया ये है कि नवाज शरीफ जो है ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है
और शहबाज शरीफ जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। आने वाले दिनों में भी आप यही देखेंगे। जावेद लतीफ़ जो बयान दे रहे हैं, जो आपको राणा सनाउल्लाह बयान देते नज़र आ रहे हैं, सबसे ये कि नवाज शरीफ कभी डील नहीं करता, ये शहबाज शरीफ है जो हमेशा डील करता है। अब ये आपको, आप सोचते होंगे ये दोनों भाइयों में इख्तलाफ है और आपको बनाकर भी यही दिखाया जाएगा, और अब बेटी साइड पे हो गई। पहले बेटी और बाप मिलके ये करते थे और चचा से इख्तलाफात दिखाते थे, लेकिन अब बेटी साइड पे हो गई। अब भाई और भाई के दरमियान इख्तलाफात बेटी क्यों साइड पे होगी? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन गई है। वो तो खुद इस टाइम बेनिफिशरी है। मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उसे जाली तरीके से 38-39 सीटों के ऊपर झूठे तरीके से 200 सीटों वाली चीफ मिनिस्ट्री दे दी, जिसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो असल में ये झूठा बयानियां बनाने की तगोदौ में तो हैं, लेकिन ये बनना नहीं है। बनना ये क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को सब याद है कि 1100 अरब के केसेस माफ करवाए, आपने सब कुछ किया, और अब आपने बेटी चीफ मिनिस्टर बनवा ली, भाई प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया, और अब आपने एंटी फौज बयानियां भी बनाना है। ये नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ आपका भाई उनको क्लीन चिट दे रहा है, आपको झूठा करार दे रहा है, मुझे क्यों निकाला वाला सारे का सारा आपका बयानिया। तो आने वाले दिनों में भी ये आपको दिखाएंगे ये कि बड़ा भाई इधर जा रहा है, छोटा ये अंदर से ये एक है। ये गुड कॉप बैड कॉप खेल के इसी तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। ये आइंदा भी ये डील्स करेंगे, ये हमेशा डील्स करेंगे, और डील्स में यही तरीका बताते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इतने सारे जय्यद सहाफ़ी जो हैं वो अंदर की खबरें कैसे देते हैं कि जी ये जो नून लीग है ये वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, नवाज शरीफ वाकई। इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सिसिलियन माफिया लिखा था ना, वो एवं नहीं लिखा था। पीटीआई के लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड मिले ना, तो अंदर का सारा सच खोल के सहाफ़ियों के सामने, कॉन्फ्लिक्ट भी पीटीआई के अंदर लोगों का आपस में क्या है, कौन किसको लाइक करता है, डिसलाइक, इनकी सोच क्या है, सारा सहाफ़ियों के सामने, सारे सहाफ़ी मुझे विंडिकेट करेंगे, इस पर कर देंगे। पीपल्स पार्टी में भी माँ सवाए 3, 4, 5 लोगों के नीचे जितने भी लोग हैं, वो सारे बुनियादी तौर पर ज़्यादातर लोग तो उनमें डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकली हैं, चलो डेमोक्रेटिक नहीं भी कहना, तो वो भी जब सहाफ़ियों को मिलते हैं वो भी अंदर के सारे इख्तलाफात और अपनी पूरी सही खबर देते हैं। ये क्योंकि सिसिलियन माफिया है, इनकी जो पूरी ऊपर की लीडरशिप है ये ख्वाब में भी झूठ बोलती है। अब जब ये सहाफ़ियों को ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं ना, तो सहाफ़ियों का ख्याल होता है कि यहाँ ये हमें सच फीड करेंगे। ये वहाँ भी चेहरे पे इन्होंने ऐसे ही बनाया होता है कि हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं। ये अंदर की बात में भी मिलावट करते हैं और सहाफ़ियों को झूठ बताते हैं और कहते हैं मियाँ साहब वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट ने, और शहबाज शरीफ तो बड़ा नाराज़ ने। और सहाफ़ी फिर पक्के मुंह से आके अपनी जो उनकी एक आप ये कह लें क्रेडिबिलिटी होती है उसको भी साड़ सवा कर लेते हैं, क्योंकि बाद में वो तज्जिया गलत साबित हो जाता है। वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो वोट को इज्जत देना चाहता है, ये शहबाज शरीफ है। बाद में फिर जब वो आपको पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आकर अंगूठे लगाते हैं नवाज शरीफ साहब और अपने केसेस ख़त्म कराते हैं, और NA 130 से हारा हुआ इलेक्शन 47 पर जीत कर जाकर हल्फ भी लेते हैं, उधर से मानसेरा से हारी हुई सीट को जीतने की कोशिश करते हैं, बेटी को वज़ीर आज़म बनवाते हैं, उसके बाद वोटें भी देते हैं जहाँ जहाँ, फिर एक्सटेंशन की वोट भी देते हैं बाजवा साहब को। तो वो जो सारे सहाफ़ी होते हैं वो सोचते हैं यार ये क्या बना है, लेकिन मजबूर होते हैं, फिर बात कर बैठे होते हैं, ईगो बड़ी होती है उनकी, फिर उस ईगो के चक्कर में फिर डबल डाउन करते रहते, अंदर से पता लग जाता है कि हमें चे बना दिया है। तो आप सोचते होंगे ये अक्सर इनको चे कैसे बनाते हैं? ये इनको चे इस तरह से बनाते हैं कि ये बड़े पक्के मुँह से सिसिलियन माफिया हैं, ये प्राइवेट डिस्कशन में भी पूरे वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे एक माफिया काम करता है। लंबी हो गई ये बहुत बात, मैं अब दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। दूसरा बड़ा तबाहकुन बयान है जी राणा सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है हुकूमत में। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको दोबारा गलती लग रही होगी। राणा, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही कुछ कह रहा हूँ। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हमें सादा अक्सरियत नहीं दी गई, मीन सिर्फ हमारे अपने वोटों से हमारा वज़ीर आज़म नहीं बना, हमें दूसरी पार्टियां साथ शामिल करनी पड़ी हैं। सादा अक्सरियत के लिए कोई 170 के करीब, 168, 170 के करीब वोटें चाहिए होती है MNAs की। तो हमें क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं मिली, दिलवानी किसने थी? जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और मौजूदा मिलिट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये अटैक वो जनरल आसिम मुनीर पर ही कर रहे हैं, किसी और पर नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर साहब की है। ये नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है, क्योंकि और जिम्मेदारी जो है वो अब राणा सनाउल्लाह साहब के हल्के के आखिरी गाँव 79 जिम्बे से आशिक पहलवान थोड़ी है।
लग तो यही रहा है कि राणा सनाउल्ला साहब ने चौधरी आशिक पहलवान के उत्ते सारा काम पा दिता है कि वो उत्थे पेट्रोल पंप ते बैठा होया जिम्मेदार है सारी गल दा। इस गल दा जिम्मेदार ना नवाज शरीफ है, ना राणा सनाउल्ला है, ना शहबाज शरीफ है, बल्कि कहना तो सीधा फिर चाहिए था जिन्होंने आपको सादा अक्सरियत नहीं दिलवाई, क्योंकि की वाकई ज्यादती है। अब धांधली करनी थी, इतनी खुली धांधली करनी तो दिलवा देते, 2/3 दिलवा देते, मतलब प्रिंट आउट ही निकालना था ना। तो राणा सनाउल्ला एक हिसाब से रोड ठीक रहा है, लेकिन जो बात कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो अब या तो नाम लेते आप जनरल आसिम मुनीर साहब का, वो आपने नहीं लिया। तो राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत नहीं मिली, इसलिए हमने अपना कोई वादा पूरा नहीं करना, हमसे ना उम्मीद रखी जाए। ये अब वही पैंथरा है जो मुझे क्यों निकाला, एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ, और जैसे ही मौका मिले तो एस्टैब्लिशमेंट के पाँव में वे मैं दिल तेरे कदमा च रखिया, उसी टाइम जनाब वाला डीलें साइन कर लेनी और सब कुछ। अब जनाब राणा साहब तो ये बयान दे गए, लेकिन राणा साहब से कुछ सवालात हैं मेरे कि हजूरे वाला ये जो आधी दर्जन कैंप ऑफिसेज हैं, शहबाज शरीफ ने सरकारी माल से करोड़ों रुपए से मॉडल टाउन का मुबैना तौर पर ऑफिस डेकोरेट करवा लिया। आपकी हमारी जो बाजी हैं उन्होंने रायवेंट को जो है वो अपना कैंप ऑफिस बना लिया, करोड़ों रुपए वहाँ खर्च हो रहे हैं। उसके अलावा हेलीकॉप्टर के ऊपर झूले लिए जाते हैं। वो पूरा टिकटॉक चैनल का जो ग्रुप है, टिकटॉक कुड़ियाँ पंजाब दियाँ, वो पंजाब को चला रही हैं। उसके ऊपर वो जितनी कोई बैग उठाने वाली बाजी थी, कोई बैग को साफ करने वाली बाजी थी, कोई बैग को सही जगह पर रखने वाली बाजी थी, कोई बैग को वापस, बैग का भी एक बैग होता है, महंगे बैगों का भी एक बैग होता है, उसमें पैक करके रखने वाली कोई बाजी थी। ये तमाम बाजियाँ जिनके कोई काम नहीं थे सिवाय नेल पॉलिश का जो कलर है वो चूज़ करके देना कि ये वाला इस दफ़ा मैनी पैडी में ना आपने ये वाला कलर चूज़ करना है बाजी, और ये आपने जो करवाया था ये बहुत अच्छा था, ये वाला दर्जी ने कपड़ा बहुत अच्छा सिया, ये गलत सिया है, ये वाली आप जो है ना वो लेस लगाएंगी तो ऐसे। तो जो गोटे किनारियाँ लेस या मोज़े या जूते या बैग वो सिलेक्ट करने वाली सारी बाजियाँ थी, उनको वज़ीर भी बनवा लिया। जिनको घर में कभी अम्मा जो है वो ये सीरियस नहीं लेती, मतलब इन बच्चियों को, ये हमारी जो बहनें हैं, इनकी अपनी माएँ कभी चाय में चीनी नहीं डालने देती थी कि इसने गलत डाल देनी, मैंने 1 चम्मच कहा तो इसने 2 डाल देनी है। तो अगर चाय मुलाजमा लाती भी थी और ये कहती अम्मी कितनी चीनी ना, तू रहने दे मैं आप पे पावांगी, सो वो अपनी मर्जी से डालती थी कि इस निकम्मी को नहीं पाया जाना। उनको चौधरी निज़ामुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर और इतनी सारी मंत्री बना दी हैं नीचे, लेकिन जिम्मेदारी साड़ी नहीं, जिम्मेदारी आशिक पहलवान दी है। 79 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे चौधरी आशिक पहलवान पेट्रोल पंप के उत्ते बैठा, वो कम से कम अपने पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी आप लेंदा है, लेकिन राणा सनाउल्ला कहता है कि जिम्मेदारी साड़ी नहीं है। हेलीकॉप्टर के झूठे तो मैं तुम्हें दस ही देता है, लेकिन सऊदी अरब जब जाते हैं तो PIA के जहाज़ को चुंगी नंबर 26 की वैगन बना देते हैं। फ्लाइट जद्दा जा रही होती है, मोड़ के पूरी आवाम को मदीना ले जाते हैं और ख्वार करते हैं वहाँ पर। वापसी पर फ्लाइट इस्लामाबाद जा रही होती है तो उसको मोड़कर लाहौर ले जाते हैं और लोगों का रोज़ा भी 2-3 घंटे जहाज़ में ही खुलवाते हैं, उधर ग्राउंड पर आके खुद उतर के निकल जाते हैं। पूरा टब्बर जो है वो सरकारी तौर पर उम्रे करता है। तो ये बताइए ज़रा कि ये जिम्मेदारी फिर आशिक पहलवान दी, ये उम्रे पे आशिक पहलवान गया था, ये जो जहाज़ मोड़ा था ये आशिक पहलवान ने मोड़ा था। उसके बाद मरी में 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, मरी के अंदर छुट्टियां मनाई जाती हैं और साथ नवाज शरीफ भी होता है, मुझे क्यों निकाला वाला, जैसे आज आप लोगों ने झूठा करार दिया, और साथ काजी साहब को भी झूठा करार दे दिया जो सब कुछ ये कहते थे, और कहते हैं जिम्मेदारी आशिक पहलवान दी। भाई आशिक पहलवान तो अपनी 88 या जो भी मॉडल उसके पास गाड़ी है उसके ऊपर फिरता है, उसकी जिम्मेदारी उसी की है। ये राणा साहब ये ਤੁਹਾਡੀ जिम्मेदारी है, हुण बंदे बनो तो अपनी जिम्मेदारी लवो। सो ये आपने हुकूमत के नशे मज़े झूले लेने हैं सारे, लेकिन जिम्मेदारी जो है ना वो आशिक पहलवान की है। अच्छा जी, कैबिनेट की जो मीटिंग्स हैं बेटी के साथ बैठ के नवाज शरीफ ने अटेंड करनी है। सारे अपने यार बेली अगले पिछले, मतलब के आपने जनाब तलाल चौधरी को भी सेनेटर बना लेना है, आपने चले वो आपका वर्कर था, कोई उस इन्वेस्टर तो नहीं था, आपने तो इन्वेस्टरों को भी नहीं छोड़ा। आपने जनाब दूसरा भी कोई हमारे वो जो शबो रोज़ मेहनत करने वाले हमारे परवेज़ रशीद साहब हैं, जो आप लोगों ने ट्वीट किया था साद रफ़ीक साहब ने कि वो खामोशी से अपने काम में लगे रहते हैं, सर फेंक कर अपने काम में लगे रहते हैं, शबो रोज़ काम करते हैं, उनको भी सेनेट सबको ओहदे दे दिए। जो बंदा नाक नहीं पूछ सकता था उसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने नून लीग वाले को लगा लिया है सारे टाइम में, लेकिन जिम्मेदारी आशिक पहलवान की है। वाह जी वाह वाह वाह। आटे के थैले तक आपका बूथा लग गया जनाब, शक्ल लग गई नवाज शरीफ साहब। और आपकी बेटी से पूछा गया तो उसने कहा ऐसे ही करूंगी। हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की है, तो थैले पे जो है ना वो लगेंगी।
तो आप ये बताइए मुझे कि जिम्मेदारी इस पर, ये जो आटे के थैले पे फिर आशिक पहलवान की तस्वीर लगा देनी थी जनाब, कम से कम वो जिम्मेदारी तो लेता। उसके बाद करोड़ों रुपए के 2 करोड़ और 74 लाख 73 लाख के टायर पड़े हैं आपकी बेटी की मर्सिडीज़ को, और वो आशिक पहलवान तो अपना आराम से 20,000 रुपए वाला टायर डलवा लेता है गाड़ी को आज भी। तो ये जो 2 करोड़ 73 लाख की जिम्मेदारी, ये भी आशिक पहलवान से पा दो। मेरा ख्याल उनको नोटिस भेज दो कि भाई तू क्यों टायर पवाए ने, सारा काम होता ही है। बिल्कुल चुक लो। और जो आजकल आपने कौमी नारा बनाया हुआ है ना, चुक लो, सारे ने चुक लो, हूँ आशिक पहलवान ने भी चुक लो। तो जनाब ये अभी बहुत सारे और किस्से हैं, टाइम कम है, मैं क्या आपको बताता। तो ये सिर्फ 1-1.5 महीने के चंद किस्से मैंने आपके सामने रखे। तो ये इनकी टोटल औकात है। इनके पास बयानियां भी नहीं है। इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया आपके साथ, पाकिस्तान की पब्लिक के साथ, कि इनके पास अब बयानियां भी मौजूद नहीं है कि अब अवाम को हमने बयानियां देना क्या है, अवाम को बताना क्या। एक कोई बात करता है, एक और झूठ को गांठ रहे हैं ये। अब गांठ की अगर कोई शक्ल बन गई तो ये आपके सामने ले आएंगे। फिलहाल तो कोई शक्ल बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन राणा साहब, मैं आपको एक खबर देता हूं, ये आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं ना, जो दूसरी तरफ है ना, जो अवाम की नब्ज पर जिसका हाथ है, उसका नाम है इमरान खान। आपको इमरान खान ऐसा एक्सपोज करेगा, जेल में से बैठा हो भी कर चुका है, अवाम को पता चल गया कि आप 7 पर्दों में भी छुपेंगे तो सबको पता है आप कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक ही कुछ हैं और इस्टेब्लिशमेंट से गुड कॉप बैड कॉप बनकर डील करते हैं, आइंदा भी करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये आप सीधा सीधा या तो कहिए जनरल आसिम मुनीर साहब को कि ये जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं की, ये आशिक पहलवान पर और दूसरों पर ना डालें, और इस तरीके से काम नहीं चलना। अच्छा जी, एक करेक्शन, हमने लेफ्टिनेंट जनरल एमन का नाम ईमान कह दिया था, वो हमारी गलती थी जो आपको दी। आपके लिए कह रहा हूं कि आप में से कह रहे होंगे कि कितने लोग नालायक हैं। वो असल में क्योंकि इंग्लिश में एमन और ईमान हमें समझ नहीं आ सकी, वो जो स्पेलिंग थे उससे हमें लगा कि ये ईमान होगा। तो जो खबर आई थी मेरे सामने वो इंग्लिश में आई थी, तो वो एमन की जगह पर मैं ईमान पढ़ गया। तो एक तो ये करेक्शन है। खबर आपको हमने दिया, और अगले वीलॉग में एक और सिजलिंग स्टोरी उसी से रिलेटेड देंगे, लेफ्टिनेंट जनरल एमन से रिलेटेड ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको अगले वीलॉग में देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।